अस्सलाम वालेकुम क्लास। पिछली क्लासेस में हमने पार्टनरशिप के अंदर देखा था कि पार्टनरशिप होती क्या है और इसका टेस्ट क्या है, टेस्टिंग ऑफ पार्टनरशिप कैसे होती है और पार्टनरशिप और कंपनी के डिफरेंसेस क्या हैं। और इसके बाद हमने देखा था कि रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स के आपस में इनके कैसे मामलात थे, क्या राइट्स थी, क्या ड्यूटीज़ थी, क्या क्वालिफाइड ड्यूटीज़ थी, उसके अंदर कुछ जनरल ड्यूटीज़ थी और इसके बाद हमने कुछ लाइबिलिटीज़ भी देखी थी। और ये मिला जुला के हमारे 2 टॉपिक खत्म हो गए थे पार्टनरशिप के अंदर और इसमें एक पार्टनरशिप प्रॉपर्टी भी हमने देखी थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, कि इनका जो दूसरे लोग होंगे यानी अब पार्टनर्स के अलावा यानी अपने सप्लायर से, अपने क्रेडिटर से, अपने अपने डीलर से, अपने एम्प्लॉयज़ से, अदर देन पार्टनर्स से जो भी मामलात होंगे, जो थर्ड पार्टीज होंगे, उनसे वो कैसे उनके मामलात होंगे, लॉ इस पे क्या कहता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें ये बात पता थी कि पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो अराइज़ होता है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट और इसके अंदर पार्टनर एक दूसरे के एजेंट्स होते हैं, यानी इसके अंदर म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट वर्कआउट होता है। म्यूचुअल एजेंसी का एक कॉन्सेप्ट वर्कआउट होता है, जिसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर हमें बताया जाता है कि एक पार्टनर अपना एक्ट करके तमाम दूसरे पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है और तमाम पार्टनर्स कोई एक्ट करके मिस्टर ए को यानी एक पार्टनर को भी बाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यही देखना है कि इस आज के हमारी जो लेक्चर है उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। नंबर 1, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होता है। नंबर 2, माइनर से रिलेटेड हमें पार्टनरशिप एक्ट क्या बताता है। और नंबर 3, होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट भी हैं और आज हमने इसको कवर भी करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हेडिंग आ रही है 3.1 विच इज एजेंट ऑफ द फर्म। तो हमें ये बात पता है कि एक पार्टनर अपनी फर्म का एजेंट होता है और ये बात हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। सर ये बार बार क्यों रिपीट होता है? ये इसलिए रिपीट होता है ताकि अब जो बात पढ़ाई जा रही है हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आए। अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। के एक पार्टनर अपने फर्म के बिजनेस के लिए एजेंट होता है और एजेंट कौन होता है? जो किसी के बिहाफ पे काम करता है। अब जो पार्टनर्स को, जाहिर सी बात है, जब पार्टनर्स पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो इनके पास कुछ अथॉरिटीज भी होती है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर लेट्स से एक टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे हैं कुछ पार्टनर्स मिलके, तो हर चीज़ के लिए पार्टनर्स एक दूसरे से परमिशन लेते फिरें, यार मैं इसको चाय के मुलाजिम रख लूँ कि नहीं, इसको मैं टी बॉय बनाऊँ कि नहीं, इसको मैं एम्प्लॉयमेंट पे रखूँ कि नहीं, यार वो वाला कपड़ा वहाँ से खरीदना है कि नहीं, पेमेंट करते वक्त क्या कहते हैं ना, एक दिन का क्रेडिट दे दिया एक्स्ट्रा। मतलब कोई कोई ऐसे मामला जो रूटीन नेचर के हो, उस पर ऐसा नहीं है कि बार बार सब एक दूसरे से रब्ता करते फिरते हो। तो इसके लिए कुछ कुछ अथॉरिटीज़ पार्टनरशिप एक्ट में हमें बता दी है कि ये पार्टनर्स के पास होंगी और ये क्या कहते हैं आपको स्पेसिफिकली बतानी पड़ेंगी। तो पार्टनर्स की जो अथॉरिटीज़ होती है उसको पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 2 तरीकों से बताया जाता है। एक है एक्चुअल अथॉरिटी और एक है इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक्चुअल अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो पार्टनरशिप डीड में आपने स्पेसिफिकली लिख के दे दी। मिसाल के तौर पे पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि 5 लाख से ज़्यादा कोई पार्टनर किसी से पूछे बगैर परचेजिंग एक वक्त में नहीं करेगा। तो इसका मतलब अब एक पार्टनर के पास एक्चुअल अथॉरिटी है कि वो एट द टाइम ऑफ परचेज 5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकता, या इस किस्म की कोई भी अथॉरिटी एक्सप्रेस की जाती है इन पार्टनरशिप की जा सकती है इन पार्टनरशिप डीड। मगर इम्प्लाइड अथॉरिटी वो होती है जो पार्टनरशिप एक्ट ने ये समझा है कि ये रूटीन नेचर ऑफ बिजनेस में एक पार्टनर के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर तुम्हें ये नहीं रखनी तो तुम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप एक्ट में इसको लिखवा दो कि भाई ये जो इम्प्लाइड अथॉरिटी जो लॉ ने उसको अलाउ की हुई है, ये इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी को हम नहीं मानेंगे और उसको एक्चुअल बनवा देंगे, उसमें कमी बेशी करवा देंगे। The authority of partner means the capacity of a partner to bind the firm by its act। अच्छा, इसको अब इससे रिलेट करते हैं कि ये एजेंट होता है तो बाइंड तो कर सकता है। तो ऐसी अथॉरिटी जिसकी कैपेसिटी में एक पार्टनर परफॉर्म करके दूसरे पार्टनर्स को बाइंड करवा सकता है। सिंस अ पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल पर्सन, एन एक्ट ऑफ अ पार्टनर एक्ट्स एन एजेंट फॉर द अदर पार्टनर्स। द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर मे बी एक्चुअल और इम्प्लाइड। The authority of each partner to take decisions for the business and enter into transaction with other parties may be specified in the partnership agreement। जो चीज़ जो अथॉरिटी है अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में स्पेसिफाई कर दी जाए, since the partnership agreement is a contract, so its terms are the terms of the contractual agreement between the parties। तो वो तमाम चीज़ें जो अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू टेक डिसीजन फॉर द बिजनेस एंड एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद अदर पार्टीज, अगर वो स्पेसिफाई कर दी जाए पार्टनरशिप अग्रीमेंट में, तो उसको हम एक्चुअल अथॉरिटी कहेंगे। यानी एक्चुअल के लिए पार्टनरशिप डीड में वो चीज़ें होना लाजमी है।
कुछ अथॉरिटीज ऐसी हैं जिसको लॉ कहता है कि वो इम्प्लाइड है, यानी वो होंगी। Implied authorities, the act of a partner done by him as an agent of the firm। ये implied है कि एक partner एक agent of the firm होगा। The act of a partner done by him, चाहे वो as an agent of the firm करे, in the course of the business of the firm करे, in the name of the firm करे, in any other manner expressing an intention to bind the firm। An authority to bind the firm is known as implied authority of a partner। एक partner के पास एक implied authority होती है कि वो firm को bind कर सकता है, यानी दूसरे partners को bind कर सकता है अगर वो एज एन एजेंट काम कर रहा है, नॉर्मल रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए काम कर रहा है और फर्म के नाम पे डील कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक बंदा फर्म के नाम पे नहीं अपने पर्सनल नाम पे कोई काम कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे ये इसके इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं आता। In a trading partnership, all the partners have the implied authority to borrow the money on the credit of the partnership, and a lender is under no particular obligation to investigate the purpose of the loan। This means that unless a lender has knowledge that the partner does not have the actual authority to borrow on behalf of the partnership, he can rely on the partner's implied authority। अब यहाँ पे क्या बात करने जा रहे हैं हम, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक जिस तरह एम्प्लॉयड अथॉरिटी क्या होती है वो लॉ ने हमें बता दी है कि ये एम्प्लॉयड है और ये हम अज्यूम करते हैं कि होगी, और अगर तुमने इससे आगे पीछे करना है तो उसको एक्चुअल में लेके जाना होगा। अब मिसाल के तौर पे नॉर्मल बिजनेस ट्रेडिंग के लिए उधार पे माल लेना या उधारी लेना इम्प्लाइड अथॉरिटी एक पार्टनर की कि वो पैसे बोरो कर सकता है, लेंडर से बोरो मनी कर सकता है। अब ये एक पार्टनर का फर्म के नाम पर एज एन एजेंट इन द नॉर्मल रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस अज्यूम किया जाता है ट्रेडिंग पार्टनरशिप के अंदर कि एक पार्टनर ऐसा कर सकता है। अब अगर किसी पार्टनर को स्पेसिफिकली इस राइट से हमें हटाना है, यानी जब एक बंदा कर्ज लेने जाएगा तो लेंडर ज़्यादा इस पर सवाल जवाब नहीं करेगा और दे देगा, और उसके लिए तमाम पार्टनर्स बाउंड होने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर अथॉरिटी को हम मिस्टर ए से हटाना चाह रहे हैं, या तमाम पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि कोई भी बगैर बोरिंग करेगा ही नहीं जब तक तमाम की कंसेंट शामिल ना हो, तो अब लेंडर को तो ये बात नहीं पता होगी, क्योंकि जनरल इम्प्लाइड अथॉरिटी यही है कि लेंडर तो अज्यूम करेगा कि इसके पास ये अथॉरिटी है। तो इन द गिवन सिनेरियो अगर आपने खुद से ये करा है कि तमाम पार्टनर्स मिल के ऐसा करना चाह रहे हैं कि एक्चुअल अथॉरिटी के अंदर उसको लेके जाना चाह रहे हैं कि इम्प्लाइड अथॉरिटी ना हो कि वो बोरो कर सके मनी, तो इस केस में आपने कुछ ऐसा करना होगा कि लेंडर तक ये मैसेज पहुंच जाए, वरना लेंडर तो यही समझेगा कि ये इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी और लेंडर बाउंड नहीं होगा। अब इसको फिर से पढ़ते हैं। इन अ ट्रेडिंग पार्टनरशिप ऑल द पार्टनर्स की हैव अ इम्प्लाइड अथॉरिटी टू बोरो द मनी ऑन द क्रेडिट ऑफ द पार्टनरशिप। ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो पैसे बोरो करें क्रेडिट ऑफ द ऑन द क्रेडिट ऑफ द पार्टनरशिप। एंड द लेंडर इज अंडर नो पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन, और लेंडर यानी उधार देने वाला उसकी कोई पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन नहीं होगी, वो इन्वेस्टिगेट करे लोन के पर्पस को वो दे देगा। दिस मीन दैट अनलेस अ लेंडर हैज नॉलेज, कि लेंडर को ये बात पता हो कि पार्टनर डज नॉट हैव द एक्चुअल अथॉरिटी, उसको ये अथॉरिटी नहीं है कि वो ना कर सके बोरो ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप, ही कैन रिलाई ऑन द पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी, यानी वो तो इम्प्लाइड अथॉरिटी पे ही रिलाई करेगा। अगर आपको उसको पहुंचवाना है कि भाई हमने इससे ये वाली अथॉरिटी ब्रीच कर ली है, इसको रुकवा दिया है, तो फिर आपको उसको स्पेसिफिकली बात पहुंचानी पड़ेगी। अथॉरिटी में बाइंड द फर्म में बाइंड द फर्म बाय द फॉलोइंग एक्ट्स। कहता है कि एक पार्टनर अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी से फर्म को बाइंड कर सकता है अपने फॉलोइंग एक्ट से, यानी अगर ये काम करेगा तो फर्म बाइंड हो जाएगी। और अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपने अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी से काम हटाने हैं तो आप उसको एक्चुअल में डाल देंगे, और अगर एक्चुअल में डाल देंगे तो लोग इस पर एक्ट नहीं करेंगे। यानी जब भी हम पहले इस लिस्ट को पढ़ते हैं तो इसको मजीद एक बार देखते हैं। सबसे पहला काम कि वो बाइंग और सेलिंग गुड्स कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी एक नॉर्मल पार्टनर बाइंग सेलिंग कर सकता है और ये वैलिड रिसीट भी दे सकता है कि मैंने किया है या खरीदा है। रिसीविंग पेमेंट्स भी कर सकता है ऑफ द डेट्स ड्यू टू द फर्म एंड गिविंग वैलिड रिसीट्स। कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स एंड पेइंग डेट्स भी कर सकता है, अकाउंट सेटल भी कर सकता है, एम्प्लॉइंग सर्वेंट्स लोग भी रख सकता है, चेक ड्रॉ एक्सेप्ट सब कर सकता है, और प्लेजिंग मूवेबल प्रॉपर्टी भी कर सकता है, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज भी करवा सकता है जो फर्म की प्रॉपर्टी होगी, और सुइंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड डिफेंडिंग सूट्स इन द नेम ऑफ द फर्म ये भी कर सकता है। प्लेजिंग मूवेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बात नोट करने की है कि इमूवेबल नहीं लिखा हुआ, यानी इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर लॉ ये कहता है एक पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी ये नहीं है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी को तो कर सकता है लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेज नहीं करवा सकता। अच्छा जी,
A and B are partners with the intention to bind the firm, goes to a shop and purchases certain articles on behalf of the firm which are generally used in the particular partnership business. A firm will be liable for the price of the goods because A acted within his authority. A और B दोनों गए और A ने इस इंटेंशन के साथ ये परचेजिंग की तो A और B यानी फर्म लायबल होगी. और इसी तरीके से दूसरा ये कि A, a partner in the firm of chartered accountants, borrow money and executes a promissory note in the name of the firm. The other partners won't be liable on the note because it is not a part of the ordinary business of the chartered accountants to draw, accept and endorse a promissory note. कहता है कि एक फर्म एक मिस्टर ए और जो पार्टनर हैं चार्ट अकाउंटेंट फर्म्स के उन्होंने जाके बोरो करी मनी और एग्जीक्यूट कर दिया प्रोमिसरी नोट यानी उन्होंने कागज पे लिख के दे दिया कि मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको पैसे दूंगा और फर्म के नाम पे उन्होंने लिया था. पीछे हमने पढ़ा था कि जो बोरिंग की पावर है वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी तो है मगर वो एक ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर है ना कि एक सर्विस नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर. यानी अगर कोई ऐसा काम जो उस बिजनेस के नेचर के अगेंस्ट है तो उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं ट्रीट किया जाएगा. अच्छा जी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर. लॉ ये कहता है कि जो तुम्हारी एम्प्लॉयड अथॉरिटी है उसके ऊपर हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं यानी इसको हम नहीं मानेंगे कि ये तुम्हारी एम्प्लॉयड अथॉरिटीज़ इस पे तुम काम कर सकते हो. दो ये एम्प्लॉयड अथॉरिटीज़ हो सकती थी लेकिन लॉ ने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा के इसके विंडो को क्लोज कर दिया. नंबर वन कि तुम आर्बिट्रेशन में नहीं जाओगे यानी डिस्प्यूट को सबमिट नहीं करोगे रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन. तुम्हारे आपस के जो मामला हैं जो डिस्प्यूट है उसके लिए तुम आर्बिट्रेशन के पास सबमिट नहीं कर सकते अपने डिस्प्यूट को. ओपन बैंक अकाउंट नहीं करवा सकते फर्म के बिहाफ पे अपने नाम पे. कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते किसी क्लेम को किसी पोर्शन ऑफ द क्लेम को बाय द फर्म यानी तुम कहो कि ठीक है मैं इग्नोर कर रहा हूँ ऐसा नहीं चलेगा. तुम सूट को विड्रॉ नहीं करवा सकते कोई लाइबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते अगेंस्ट द फर्म जो हो रही हो एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म. तुम अकेले ये नहीं कर सकते. एक्विजिशन नहीं कर सकते इमूवेबल प्रॉपर्टी की ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. ट्रांसफर नहीं कर सकते इमूवेबल प्रॉपर्टी को और पार्टनरशिप को किसी और पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म के मैं ऐसा पार्टनर दूसरी पार्टनरशिप के अंदर हम आ रहे हैं ऐसा नहीं. उसके लिए सारे पार्टनर्स को लेके जाना होगा. एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर इसको हटाया गया. अच्छा जी, स्टैच्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस इसको पढ़ लेते हैं. The restrictions imposed by law or statutory restriction is applicable against the whole world, whether a particular person dealing with the firm has knowledge of it or not about the name of the firm. अब कहता है और पार्टनरशिप पहले इसको पढ़ लेते हैं. रिस्ट्रिक्शन बाय पार्टनरशिप डीड. A restriction which is specifically written in the partnership deed is effective only against the person dealing with the firm having knowledge with. क्या मतलब इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. मैंने अभी आपसे ऊपर भी बताया कि एक पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो गुड्स या बोरो कर सकता है मनी अगर वो ट्रेडिंग नेचर का बिजनेस में इन्वॉल्व है तो. अब ये इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है. लॉ ने इसको अलाउ किया हुआ है. अब अगर आप ये कह रहे हैं कि पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि नहीं हमने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया है कि एक पार्टनर बोरो नहीं कर सकता जब तक सब मिल के अप्रूवल ना दें यानी अब एक्चुअल अथॉरिटी में चला गया कि सब मिल के करेंगे इम्प्लाइड से हटा दिया गया. तो लोन देने वाले को तो इस बात का नहीं पता. तो लोन देने वाले को यानी लैंडर को इस बात का नहीं पता तो उसको पता करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इम्प्लाइड अथॉरिटी उसको भी पता है कि यार मैं एक को दूंगा सबको बाउंड कर दूंगा. तो अगर तुमने ऐसी कोई चीज पार्टनरशिप डीड में लिखी है तो वो तभी इफेक्टिव होगी जब अगले को पता हो कि अगले को इस बात का नॉलेज हो कि आपने इस चीज को इम्प्लाइड अथॉरिटी से हटा लिया और वो कैसे होगा आपको उसकी नॉलेज में किसी तरीके से लाना पड़ेगा. ठीक है जी. इसके बाद हम आगे चलते हैं. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रेटिफिकेशन का. मेरा पार्टनर एक्सीज अथॉरिटी that is act outside his actual authority, the other partners may approve such unauthorized act with retrospective effect. This is known as rectification. यानी अगर किसी पार्टनर को अलाउ था कि तुम 5 लाख तक की परचेजेस करोगे और वो जाके 6 लाख की करके आया और दूसरे पार्टनर ने कहा हाँ हाँ हम इसको मानते हैं इस ट्रांजेक्शन में कोई इशू नहीं है हालांकि उसको अलाउ नहीं था तो दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन. अब सारी फर्म और सारे पार्टनर्स बाउंड होंगे क्योंकि एक बार आपने उसको रेक्टिफाई कर दिया. नाउ यू अब आप पीछे नहीं हट सकते. अच्छा जी, अब इसी चैप्टर में लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म भी दिए हुए हैं एक बार फिर क्योंकि पीछे हमने देखे थे वो रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स के अंदर बताए गए थे. अब जाहिर सी बात है जब एक पार्टनर्स की आपस में लायबिलिटी थी कि फर्म के लिए कुछ काम करेंगे तो लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते थे. ये एग्जांपल्स आपको पीछे भी मिलेंगी तो ये पीछे कवर कर चुके हैं आप इसको यहाँ से रीड कीजिएगा.
और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। लायबिलिटीज और लायबिलिटी टू इंडेमनिफाई फॉर विलफुल नेगलेक्ट, लायबिलिटी टू शेयर लॉसेस, लायबिलिटी टू अकाउंट ऑफ पर्सनल प्रॉफिट्स, ये हम पिछले लेक्चर में, पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अच्छा जी, अब एक इम्पॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट है होल्डिंग आउट का, हम वो देखने जा रहे हैं, लेकिन वो हम आखिरी में देखेंगे। इससे पहले हम माइनर को देखेंगे। राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट, ये भी हम देख चुके हैं पिछली क्लास में, कि एक पार्टनर ट्रांसफर कर सकता है अपने इंटरेस्ट को किसी भी बंदे को, और उसकी लिमिटेशंस होती हैं, वो हमने पिछली क्लास में देखा था। अच्छा जी, माइनर का क्या केस है, आइए इसको देखते हैं। और ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज फॉर योर कोर्स। देखिए, माइनर माइनर का मामला ये है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि माइनर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक माइनर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बात हमें पता है। लॉ ये कहता है कि एक माइनर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, और पार्टनरशिप का बिजनेस हमें पता है कि अराइजेस आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन में जब हमने डिटेल में पढ़ा था तो देखा था कि अराइजेस आउट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि स्टेटस। यानी पार्टनर सारे के सारे मस्ट बी अबव 18 या मस्ट बी मेजर, यानी माइनर नहीं हो सकते पार्टनर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टनर्स अगर माइनर नहीं हो सकते तो एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन अगर किसी पार्टनर को आपने अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया है तो लॉ ये कहता है कि आप कर लो, मगर उसको आप पार्टनर का स्टेटस नहीं दोगे। यानी उसकी लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। आप अगर सारे पार्टनर्स मिलके किसी माइनर को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाना चाहें, अगर वो भी पैसे लेके आ रहा है, किसी के पास पैसे पड़े हैं, तो लॉ ये कहता है आप ये कर सकते हो, लेकिन उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, ना कि उसकी लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड। और दूसरा, क्योंकि वो माइनर है तो वो बिजनेस की तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को की डेप्थ में नहीं जाएगा, बस बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से जो मेजर बैलेंस शीट और पीएनएल वगैरह वही देख सकेगा। वो बिजनेस के मामला में ऐसे इन्वॉल्व नहीं होगा कि आके तुम्हें तंग करे। आइए इसको देखते हैं। Since a minor is not capable of entering into a contract by or with a minor is void ab initio, ये हम देख चुके हैं। यानी फ्रॉम द बिगिनिंग कॉन्ट्रैक्ट माइनर से करना ही void है। Since partnership is formed by a contract, a minor cannot enter into a partnership agreement, but with the consent of all the partners. ये बहुत important बात है। For the time being, a minor may be admitted to the benefits of the partnership. कि अगर तमाम partners का consensus है तो एक minor business के benefits में involve हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि before admission of a minor there must be an existence of a partnership. यकीनन minor तभी आएगा जब partnership exist करती हो और कोई म्यूचुअल कंसेंट हो तमाम पार्टनर्स का, और माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप इंक्लूड बेनिफिट्स व्हिच द माइनर मे वुड एंजॉय इफ ही वाज अ मेजर। तो उसके राइट्स क्या क्या होंगे इन द पोजीशन ऑफ माइनर, यानी जब वो माइनर होगा तो उसके क्या राइट्स होंगे। वो राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस, राइट टू शेयर प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एज अग्रीड बाय द पार्टनर्स, राइट टू हैव एक्सेस टू द अकाउंट्स ऑफ द फर्म ओनली, यानी उसके पास सिर्फ अकाउंट्स का एक्सेस होगा, ना कि सीक्रेट बुक्स का। वो ये नहीं कहेगा सेल इनवॉइस लेकर आओ, परचेज इनवॉइस लेकर आओ। मेजर अपने फाइनेंशियल्स देख सकता है जिससे उसको अंदाजा हो सके बिजनेस में चल क्या रहा है। राइट नॉट टू बी एडजर्ड इंसॉल्वेंट, उसको हम इंसॉल्वेंट करार नहीं दे सकते क्योंकि उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। Liability is personally not liable. Limited liability is share is liable for the acts of the firm. उसका share liable होगा acts of the firm, लेकिन to the extent of his investment. Disabilities, पार्टनर का स्टेटस नहीं होगा। नो सूट अगेंस्ट पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी, कहता है लॉ, ये कहता है कि वो दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता, केस फाइल नहीं कर सकता कि मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। हाँ, एक्सेप्ट आफ्टर डिसकनेक्टिंग रिलेशन विद द फर्म, या तो वो अपने आप को इनसे डिसएसोसिएट कर ले, वो उसके इतने बुरे लग रहे फिर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। और नॉट एंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस टू बुक्स अदर देन अकाउंट्स, सिर्फ अकाउंट्स के अलावा और मजीद चीज़ों को नहीं देख सकता। लेकिन एक बंदा माइनर के बाद मेजर बन गया, यानी उसकी एज हो गई लेट से 18 साल। अब लॉ कहता है कि उसके पास ये राइट है कि वो चाहे तो एक्सेप्ट कर ले कि मैंने इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बनना है, और चाहे तो वो कह दे कि मैंने इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा नहीं बनना। अब ये फैसला उसने कितने टाइम तक करना है अभी हम वो देखने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी नोट करने की है, जो गौर करने की है, अभी हम देखेंगे, वो ये है कि एक बंदा पार्टनरशिप फर्म का या तो एज अ माइनर इन्वॉल्व हो और उसको पता भी हो, उसको इसकी नॉलेज हो, या उसके बाद नॉलेज ही ना हो। लेट से उसके वालिद साहब ने उसको किसी सेटअप में एज अ माइनर इन्वॉल्व करवा दिया गया हो और वालिद साहब भी दुनिया से चले गए हो, और उसको लेट से
बाद में पता चले, यानी उसको नॉलेज ना हो कि वो किसी सेटअप का हिस्सा है। लेट से वो हो गया मेजर, यानी वो 18 साल का हो गया। अब इन दिस सिनेरियो जहां उसको नॉलेज थी, उसने फ्रॉम द डेट ऑफ मेजर 6 मंथ के अंदर ये फैसला करना है, डिसीजन लेना है, डिसीजन विद इन 6 मंथ्स, आया मैंने इस फर्म के साथ एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना है या नहीं करना। और जहाँ उसको नॉलेज नहीं थी, जब उसको पता चला, व्हेन ही कम्स टू नो, व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट ऐसे किसी सेटअप के बारे में, तो उस डेट से लेके फ्रॉम दैट डेट विद इन 6 मंथ्स, दो बातें, या तो उसको पता होगा या तो नहीं होगा। अगर होगा तो जिस दिन से 18 का हो गया उस दिन से लेके 6 महीनों में फैसला करना है, और अगर नहीं पता था, जिस दिन पता चला उस दिन से लेके 6 महीनों में फैसला करना है। अगर तो वो 6 महीनों में फैसला नहीं करता, कंफ्यूज ही रहता है, तो वो डीम टू बी पार्टनर होगा, यानी उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी और उसके तमाम मामला चेंज हो जाएंगे। डीम टू बी पार्टनर, आइए इसको रीड करते हैं। पोजीशन ऑफ अ माइनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी हम पढ़ चुके हैं। अब पोजीशन ऑफ अ माइनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी हम पढ़ने जा रहे हैं। On attaining majority, the minor partner has to decide within 6 months. उसको 6 महीनों में फैसला करना है whether he shall continue in the firm or leave it. क्या वो कंटिन्यू करेगा या छोड़ देगा। वो 6 मंथ्स कैसे गिने जाएंगे? These 6 months run from the date of his attaining majority, जिस दिन वो 18 का हो जाए, और when he first come to know that he had been admitted to the benefits of the partnership, उसको पता चले कि हाँ यार, तुम्हारे अब्बा ने हमारे साथ तुम्हें सेटअप में जोड़ा था और तुम भी इसका हिस्सा हो, तो उस दिन से लेके 6 महीने तक विच एवर इज लेटर, जो भी हो जाए, विद इन दिस पीरियड ही शुड गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज चॉइस। इसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि क्या मैंने पार्टनर बनना है या नहीं बनना। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तो ही इज डीम्ड टू हैव बिकम इन द फर्म अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ्स आफ्टर ऑब्टेनिंग मेजोरिटी। 6 महीने कैसे गिने जाएंगे? अगर पता था तो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग मेजोरिटी, और नहीं पता था तो जिस दिन उसको व्हेन ही फर्स्ट कम्स टू नो, जब वो पार्टनर बन जाता है, व्हेन वेयर सच पर्सन इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर। अब उसने फैसला कर लिया कि हाँ मैंने पार्टनर बनना है। द फॉलोइंग होल्ड्स personal liability since the date of admission to the benefits of the firm, same share in the profits and property of the firm to which he is entitled to as a minor। प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी का तो सेम शेयर होगा जैसे वो माइनर के तौर पे था, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको गौर से समझिएगा। पर्सनल लाइबिलिटी since the date of admission to the benefits of the firm, वो बेनिफिट्स ऑफ द फर्म के अंदर एडमिट हो गया था उस दिन से, जिस दिन वो फर्म का हिस्सा बना था, चाहे वो 16 साल की उम्र में उसे ज्वाइन किया था एज अ माइनर, चाहे 16.5 में किया था। वो ये नहीं कह रहा कि जिस दिन एज अ पार्टनर आया है, यानी जिस दिन उसने आफ्टर आफ्टर माइनर की पोजीशन पे मेजर मेजर होने के बाद नहीं, यानी जिस दिन एडमिशन टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म में इन्वॉल्व हुआ था, यानी माइनर के दिन से, उस दिन से उस वक्त की भी लिए भी पर्सन लायबल होगा। ये मिसाल के तौर पे अब उसने फैसला कर लिया कि वो पार्टनर बन रहा है, और जब वो माइनर था 16.5 साल का, तो पार्टनर से कुछ चीज़ खरीदी थी और उसकी क्रेडिट स्टैंडिंग आज भी मौजूद है, यानी उसके पैसे आज भी चुकाने हैं, तो नाउ ही विल आल्सो बी लायबल। ये सिर्फ हमारे इंडियन और पाकिस्तानी लॉ में ऐसा है, इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं है। वहाँ पर यह है कि जिस दिन ये पार्टनर बनेगा उस दिन से पर्सनली लायबल होगा, ना कि टू दी डेट ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। और वेयर सच पर्सन इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, वो कहता है मुझे पार्टनर नहीं बनना, द स्टेटस ऑफ माइनर अप टू द डेट ऑफ द पब्लिक नोटिस रहेगा। इज शेयर नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म, वो लायबल नहीं होगा आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। राइट टू सू पार्टनर्स फॉर शेयर द प्रॉपर्टी एंड share of the right to sue partners for share of the property and profits। जैसे ऊपर इसकी जो डिसेबिलिटी थी, अब उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी कि वो सू कर सकता है पार्टनर्स को। अच्छा जी, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट रह गया हमारा इस पार्टनरशिप के अंदर, होल्डिंग आउट का, एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। होल्डिंग आउट क्या होता है, इसको हम समझते हैं। अच्छा जी, होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें दो टर्म समझनी पड़ेंगी, वन इज स्टॉपल एंड वन इज होल्डिंग आउट। और ये टर्म्स इंटरचेंजेबली भी यूज़ की जाती है, तो आपको किताब में बहुत सारी जगहों पे मिल सकती हैं, लिहाजा पहले हम इसको समझ लें और फिर हम क्या कहते हैं इसको पढ़ भी लें। लेट से ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं,
और उनके पास एक बंदा काम करता है अली, और अली इनके पास इतने पुराने मियाँ हैं कि ऐसा लगता है कि अली इनके पार्टनर्स है, अली भी इनका पार्टनर है, और ए बी सी इसको ऐसा ही बताते हैं कि अली जैसे हमारा नौकर नहीं पार्टनर ही है, और अली को भी अच्छा फील होता है। तो अब अगर अली ए बी सी कोई अमल करते हैं और दुनिया को ऐसा ही लगता है जैसा ए बी सी पोर्ट्रे करवाते हैं कि अली इनका पार्टनर है और अली भी इसमें मना नहीं करता, तो अगर ए बी सी कोई एक्ट करते हैं तो लॉ ये कहता है कि दो के अली इनका पार्टनर नहीं है, मगर अली विल बी ट्रीटेड एज देयर पार्टनर एंड ही विल बी लायबल फॉर देयर एक्ट्स। यानी प्रिंसिपल्स के एक्ट की वजह से एक बंदा फंस सकता है। लेकिन होल्डिंग आउट थोड़ा सा अपोजिट है, अदर साइड ऑफ द पिक्चर। लेट से ए बी सी पार्टनर है किसी फर्म में, और उनके पास डी साहब होते हैं और वो उनके नौकर है और डी साहब अपने आप को ऐसा शो करवाते हैं जैसे वो ए बी सी फर्म के पार्टनर है, यानी वो जहाँ भी जाते हैं अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करवाते हैं कि आई एम द पार्टनर ऑफ द फर्म, और ए बी सी भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते, वो उसको ऐसे ही समझते हैं कि हाँ ये हमारा पार्टनर है, यानी ए बी सी भी इसको एक्सेप्ट करवाते हैं और डी अपने आप को ऐसे ही शो करवाता है, और मार्केट में मशहूर हो गया है कि डी इनका नौकर नहीं पार्टनर है। तो अब अगर डी कोई ऐसा अमल करता है इसकी वजह से ए बी सी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो ये ऐसा ही होगा जैसे कि म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट हो कि ए ने कुछ किया तो बी और सी लायबल, और बी सी ने कुछ किया तो ए लायबल। इन द गिवन सिनेरियो डी ने कुछ किया तो ए बी सी लायबल। अब इसको पढ़ते हैं। वेयर अ पर्सन रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ, यानी मिस्टर डी, और अलाउज पार्टनर टू डू इट, या अलाउ करते पार्टनर्स को डू इट, यानी यहाँ पे अली भाई, ही इज देन स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द करेक्टर ही हैज अज्यूम्ड एंड अपॉन द फेथ ऑफ विच द क्रेडिटर्स में अफेक्टेड, कि इसकी इनके इस फेथ पे क्रेडिटर्स ने अगर उधार दे दिया या कोई ऐसा काम कर लिया, इसकी वजह से ये लोग लायबल होंगे। रिक्वायरमेंट, इन ऑर्डर टू रेंडर अ पर्सन लायबल एज अ पार्टनर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्टॉपल और होल्डिंग आउट डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ही मस्ट हैव बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, अपने आप से तारुफ करा या इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऐसे चल रहा हो मामला और अगला आगे से इसका इग्नोर भी ना करे। Knowledge of third party, the other person must have acted on the faith of such a presentation and gives credit to the firm, यानी अगर ये जो डी थे वो जाके ऐसी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और अदर पर्सन ने उस पर यकीन भी कर लिया और मान भी लिया और फर्म को कर्ज भी दे दिया, इट डज नॉट मैटर वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर does not know that representation has reached out to other person giving credit, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन अगर अदर पर्सन ने ऐसा कुछ कर दिया तो दे विल बी लायबल। ये एग्जाम्पल है, इसको रीड कीजिएगा। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ होल्डिंग आउट एज अ पार्टनर। ये हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ दिख सकती है। एक होता है रिटायरिंग पार्टनर। मेरा रिटायरिंग पार्टनर where a retiring partner does not give a public notice of his retirement and continuing partners still use his name as a partner, he will be personally liable। एक शख्स फर्म से रिटायर हो गया लेकिन वो पब्लिक नोटिस नहीं दे रहा कि मैं जा चुका हूँ और पिछले वाले अब तक इसका नाम यूज कर रहे हैं, तो ये ऐसा ही होगा जैसे स्टॉपर लग गया हो और वो पर्सनली लायबल होगा। सिमिलरली एक माइनर और अटेनिंग मेजोरिटी अगर नोटिस नहीं देता कि आई एम नॉट अ पार्टनर और वो इंटरेस्टेड नहीं है, if a minor who was admitted to the benefits of an existing partnership after attaining majority act as a partner without public notice, he will be liable as a partner by estoppel। तो इसको भी ऐसा ही ट्रीट किया जाएगा। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तो अभी हमने पीछे देखा कि वो डीम टू बी पार्टनर और वो एक तरीके से स्टॉपल के लिहाज से बना, लेकिन एक शख्स मर गया और पीछे से लोग इसका नाम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट नहीं वर्कआउट होगा। एक शख्स इंसॉल्वेंट हो गया और उसका नाम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी नहीं होगा। यहाँ तक हमारा पार्टनरशिप का सारा कॉन्सेप्ट था क्लास। और अब हम क्या कहते हैं, अगली क्लास से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने एलएमएस पे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मजीद अपलोड कर दिए, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।